हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का जो चैप्टर 3 था उसका एक लास्ट पोर्शन हम कवर करने वाले हैं जो कि 4th पार्ट रहेगा। और इसमें हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं वो जीएसटी के लिए किस तरीके से होंगी। मतलब अगर जीएसटी का कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोगों को तो आपको कैसे जर्नल एंट्री उसकी करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहले जीएसटी को समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी कि जीएसटी होता क्या है। ठीक है ना। जीएसटी इज़ लेविड एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सप्लाई। मतलब जीएसटी किसी भी सप्लाई के ऊपर प्रिस्क्राइब रेट पे लेवी होता है। तो लेविड एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सप्लाई। ठीक है ना, ये पूरी लाइन ही हमने पिंक कर दी। तो जीएसटी इज़ लेविड एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सप्लाई। लेविड का मतलब क्या होता है? लेविड का मतलब होता है कि लागू करना। ठीक है, जीएसटी हर एक सप्लाई पे किसी प्रिस्क्राइब्ड रेट पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना। गुड्स का सप्लाई अगर बोला है क्वेश्चन में सप्लाई ऑफ गुड्स तो उसको हम सेल ऑफ गुड्स समझते हैं, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला है तो उसको रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मानते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द सप्लाई इज़ बोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सप्लाई इज़ बोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब दोनों एक साथ सप्लाई हो रही है, ऐसा भी पॉसिबल। ऐसा कब पॉसिबल होता है? आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में आपको खाने को भी मिलता है और वेटर की सर्विस भी मिलती है, बैठने के लिए जगह भी मिलती है। रिपेयर सेंटर में जैसे अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने जाते हैं वहाँ पे वो स्पेयर पार्ट भी देता है और साथ ही साथ आपकी गाड़ी सर्विस भी करता है। तो सर्विस चार्ज भी लेता है और गुड्स के चार्जेस भी लेता है। तो ऐसे में भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको आप अगर माइंड में रखते हैं तो आपका एक तरीके से नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि जीएसटी एक तो अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, जो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करता है जिसे वाइन कहते हैं, उस पे एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरा पेट्रोलियम पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब आप जो गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। अब जीएसटी है क्या? जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब टैक्स इज ओनली चार्ज्ड ऑन द वैल्यू और प्रॉफिट एडेड। किस पे टैक्स चार्ज होगा? जो हमने प्रॉफिट ऐड किया है। मतलब ये कि सेलर जब भी कुछ चीज़ सेल करता है तो उस पर वो प्रॉफिट कमाता है, जो जितना प्रॉफिट वो कमाएगा सिर्फ उसी के ऊपर वो टैक्स देगा। अच्छा, तो कैसे समझ लेते हैं? इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ एक ए है और एक बी है, दो पार्टी है। ए ने चॉकलेट खरीदी 100 रुपीज़ की और सेल करी है बी को 120 रुपीज़ में। ठीक है ना। तो ए ने कितना प्रॉफिट कमाया? ए ने करीब 20 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और बी को सेल कर दी। तो टैक्स किस पे लगेगा? 100 रुपीज़ में 120 पे या 20 रुपीज़ पे? तो टैक्स लगेगा। टैक्स जो ए को देना पड़ेगा वो सिर्फ 20 रुपीज़ के प्रॉफिट में ही देना पड़ेगा। अब जितना भी रेट होगा, सपोज 8% टैक्स देना है या 2% देना है, तो इंटू 2% या इंटू 8% हम 20 का कर देंगे और उतना जीएसटी कंप्यूट कर देंगे। ये समझने के लिए ठीक है, बट असल में क्या होता है देखते हैं। वाई जीएसटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पर्पज़ के लिए जीएसटी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी हमें जानना है। क्या ये इतना ही सिंपल है जितना दिख रहा है? नहीं। तो देख लेते हैं अकाउंटिंग के लिए जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अ बिजनेसमैन नॉट ओनली रन इट्स बिजनेस बट ऑल्सो पे टैक्सेस एंड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस रन नहीं करता है, वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता है, साथ ही साथ वो टैक्सेस भी पे करता है गवर्नमेंट को और रिपोर्ट भी भेजता है गवर्नमेंट को कि मैंने इतना टैक्स पे किया और इतने का इतना टैक्स बनता है, और विद प्रूफ, विद एविडेंस वो देता है। ठीक है ना। सिंस पेइंग टैक्स बाय द फर्म टू द गवर्नमेंट इज अ ट्रांजैक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो जीएसटी फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि हम डे टू डे
एक ट्रांजैक्शन, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल होता है और हमें जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाता है। तो जीएसटी जब गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाता है तो क्या होता है, तो वो फर्म में से पैसा जा रहा है तो उसका ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें ट्रिकी क्या है, सो व्हाट इज़ ट्रिकी इन दैट। ठीक है, इतना क्या टफ है, देखते हैं क्या टफ है। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल विद जीएसटी एट 20% से। मान लीजिए जीएसटी 20% है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए, बी और सी 3 पार्टी हैं। ए ने सेल करा है बी को, क्या बुक एक सेल करा है, सोल्ड बुक टू बी एट 100 रुपीज़। ए ने बी को एक बुक सेल करा है 100 रुपीज़ का, जिस पे जीएसटी लगा है 20 रुपीज़ का। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 120 रुपीज़। सिंपल। बी के पास वो गुड आया, बी ने क्या करा, सी को सेल कर दिया। ठीक है, सपोज ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है और ये रिटेलर है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बी ने सी को सेल किया है, तो बी ने क्या करा, बी ने जो 100 रुपीज़ का बुक था उसको 130 रुपीज़ में बेचा, यानी कितना ऐड किया, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया। ठीक है ना। अब उसने अगर 30 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया तो इवेंचुअली अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो उसे 30 रुपीज़ पे टैक्स देना चाहिए, 30 रुपीज़ पे 20% के हिसाब से जीएसटी देना चाहिए। लेकिन क्या ये इस तरीके से दिखाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, नहीं, क्योंकि इसने ए से कब खरीदा होगा, सी को कब सेल किया होगा, दोनों सेम डेट तो हो नहीं सकती। ठीक है ना, तो डेट में डिफर आ जाता है, जिस वजह से अकाउंटिंग की एंट्री जरूरी है। इसने ए को दिए होंगे कुछ और रुपए, बी से कलेक्ट किया होगा कुछ और अमाउंट, तो हमें उन दोनों की एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इसने सी को दिया 130 रुपये में, ठीक है, जिसपे टैक्स बनता है 130 का 20% 26। यहाँ पे 100 का 20% ए ने चार्ज किया था बी से 20% यानी 20, और जो कि टोटल आया 120। और बी सी से कितना चार्ज करेगा, जितने का वो प्राइस बता रहा है उस पे 20%। 130 का अगर ये 150 का बताता तो 150 पे 20% लगता, तो 26 रुपीज़ का जीएसटी। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, 156 रुपीज़। ठीक है, इतना समझ आ गया सिनेरियो। तो हाउ मच टैक्स बी हैड टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट को कितना टैक्स बी पे करेगा, बी कितना पे करेगा देख लेते हैं। ऑन सेल बी कलेक्टेड जीएसटी फ्रॉम सी। सेल के समय बी ने सी से कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 26 रुपीज़। इसने जब इसको बेचा तो इसने इसको पैसे दिए होंगे 156 रुपीज़, जिसमें से जीएसटी है 26, यानी इसने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 26। ठीक है। ऑन परचेज बी पेड जीएसटी टू ए। परचेज करते समय बी ने कितना जीएसटी पे किया था, 20 रुपीज़। बी ने ए से परचेज किया था और सी को सेल किया था। तो बी ने जब ए से परचेज किया तो कितना जीएसटी पेड किया था, तो उसने पे किया था 20 रुपीज़। और जब सेल किया तो कितना कलेक्ट किया, 26। तो क्या होता है, जो हमने कलेक्ट किया है जीएसटी, उसमें से जो हमने पे किया है जीएसटी वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा जीएसटी विच इज़ टू बी पेड वो निकल के आ जाता है। मतलब 26 से 20 माइनस कर देंगे, जितना हमें जीएसटी पे करना है टू द गवर्नमेंट वो आ जाएगा। मतलब जो कलेक्टेड है जीएसटी उसमें से माइनस कर देंगे पेड जीएसटी, तो आ जाएगा जीएसटी टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है ना, सिंपल है। अगर हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि जो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट उसने ऐड किया था उसमें 20% लगाएं, तब भी ये 6 रुपीज़ ही बन के आता है। चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात सिंपल है। यानी कहीं ना कहीं हमें इसमें इस 26 में इस 20 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जो ये 26 पे करेगा कस्टमर, उसमें 2 जीएसटी होंगे, एक जो बी के प्रॉफिट का है और एक जो ए के प्रॉफिट का है। ए ने प्राइस लगाया इतना 20, बी ने लगाया 30 का, तो 6 रुपीज़ और ऐड हो गया। ठीक है ना, तो बी सिर्फ 6 रुपीज़ का ही जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट। ठीक, अब देख लेते हैं आगे अल्टरनेटिव मेथड। बी एंड प्रॉफिट 30 रुपीज़, यानी 130 में से 100 माइनस हो गया वही। ठीक है ना। जीएसटी ऑन प्रॉफिट अर्नड और वैल्यू एडेड 20% ऑफ 30, यानी 6 रुपीज़। तो अगर अल्टरनेटिव मेथड देखें या वैसे करें दोनों में सेम आएगा। ये तो थी बात आंसर कैलकुलेट करने की, लेकिन क्या हमें आंसर कैलकुलेट करना है, नहीं। अभी हमें बस समझना है कि जीएसटी क्या चल रहा है, जीएसटी में क्या होता क्या है एक्चुअली। ठीक है ना। दैट वाज सिंपल। जीएसटी पेड ऑन परचेज कैन बी सेट ऑफ विद जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल। यानी ये तो सिंपल था, जीएसटी पेड ऑन परचेज, जो हमने परचेज में जीएसटी पे करी है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं विद द जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल, जो हमने जीएसटी कलेक्ट करी है सेल्स। हमने वही तो किया।
जो जीएसटी कलेक्ट करी है उसमें से सेट ऑफ कर दिया जो जीएसटी पे करी है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बट नो, नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे भी वजह है जो कि अभी हम आगे जानेंगे, ठीक है ना। ये हमने अभी ब्रॉडर पोर्शन ऑफ जीएसटी कंपेयर किया है, देखा है, लेकिन अगर हम अभी इसके अंदर घुसेंगे, एकदम बारीकियां देखेंगे, तब हमें समझ आएगा कि जीएसटी में ऐसा क्यों नहीं होता। टाइप्स ऑफ जीएसटी देख लेते हैं। 3 तरह के जीएसटी अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। आईजीएसटी जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होते हैं ये तीनों? इंटर जीएसटी जो आईजीएसटी होता है वो इंटर स्टेट सेल पे लागू होता है। मतलब अगर 10% जीएसटी लगना है या 18% जीएसटी लगना है, इंटर स्टेट ट्रैवल होगा तो उस पर आईजीएसटी लगेगा 18% से, ठीक है ना। मतलब इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कोई भी स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो इंटर स्टेट सेल पे आईजीएसटी लगता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ये जो आईजीएसटी होता है, याला टैक्स होता है इंटीग्रेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब विद इन स्टेट कोई सेल या परचेज होती है, अभी तो हमने बात करी इंटर स्टेट, जब विद इन स्टेट या इंट्रा स्टेट सेल परचेज होती है तो 2 तरह के टैक्स लगते हैं उस पर, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है ना। क्या होता है उसमें, अगर मान लीजिए 18% का जीएसटी लग रहा है गुड पे, तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। अगर मान लीजिए 10% जीएसटी लग रहा है तो 5% सीजीएसटी लगेगा, 5% एसजीएसटी लगेगा। यहाँ पे इसीलिए 50-50% मैंने लिखा है। लेकिन अगर आईजीएसटी लगना है किसी चीज़ पे तो पूरा का पूरा आईजीएसटी ही लगता है, इसमें कोई 50-50 का हिसाब किताब नहीं होता है। आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों सेंटर के पास जाता है, लेकिन एसजीएसटी स्टेट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों जो हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों 50-50 लगते हैं, दोनों विद इन स्टेट में लगते हैं, ठीक है ना, विद इन स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन आईजीएसटी सेंटर के पास जाता है और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में ही आईजीएसटी लगता है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट जीएसटी मतलब जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते समय जीएसटी पे किया है तो उस जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। मतलब जब सामान इन किया, अंदर फर्म में लाए, उस समय जो जीएसटी पे किया उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। जब सेल करते हैं सामान को, व्हेन जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। यानी जो जीएसटी कलेक्ट होता है उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं, और हम जो जीएसटी पे करके आए होते हैं परचेजेस पे उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। एक्चुअली ये इनपुट एक क्रेडिट की तरह होता है जिसका सेट ऑफ हमें मिलता है, तो इसीलिए हम इसका नाम इनपुट भी देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग सेट ऑफ। सेट ऑफ को समझना है। मैंने बताया था कि सेट ऑफ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें मिले, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी है, मतलब परचेज करते समय हमने आईजीएसटी दिया था, उसका इनपुट या फिर बैलेंस पड़ा हुआ है, तो क्या सीन होगा। अगर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है, मतलब हमने परचेज करते समय सीजीएसटी दिया था। अगर हमारे पास इनपुट एसजीएसटी है और परचेज करते समय हमने एसजीएसटी दिया था, ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे सीजीएसटी जाएगा वहाँ पे एसजीएसटी तो जाएगा ही जाएगा, दोनों 50-50 जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आईजीएसटी जाएगा ना वहाँ पे सीजीएसटी जाएगा ना वहाँ पे एसजीएसटी जाएगा, वहाँ सिर्फ आईजीएसटी जाएगा, क्योंकि पूरा 100% आईजीएसटी जाता है। तो आईजीएसटी का सेट ऑफ तीनों में मिलता है। पहले तो आईजीएसटी को हम अगर सेट ऑफ करेंगे तो आईजीएसटी के खुद के आउटपुट से करेंगे, ठीक है ना। फिर सेकंड में आईजीएसटी के इनपुट को सीजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ करेंगे। फिर थर्ड में एसजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास 100 रुपये का इनपुट पड़ा है, 100 रुपये का टैक्स पड़ा है और हमारे पास आईजीएसटी है 10, ये है 20 और ये है 30, तो हम पहले ये 10 रुपीज़ को नील करेंगे, हम पहले इससे सेट ऑफ करेंगे, तो हमें फर्दर कोई आईजीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है।
फिर 20 रुपीज़ का जो CGST हमने माना है वो हम देंगे, फिर हमें CGST देने की ज़रूरत नहीं है। फिर 30 रुपीज़ का हम SGST सेट ऑफ करेंगे और हमें SGST भी गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग यूँ समझ लीजिए, ये आउटपुट GST है और ये इनपुट GST है। आउटपुट GST 26, उसमें से हमने सेट ऑफ कितना कर दिया 20 रुपीज़ जो कि इनपुट GST। अब हमें टोटल इतना 6 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो सेट ऑफ मतलब उसमें से उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इसी ऑर्डर में सेट ऑफ करना है। अब इनपुट CGST का सेट ऑफ देख लेते हैं। फर्स्ट इसका सेट ऑफ होगा खुद के ही बैलेंस से, CGST से, आउटपुट CGST। दूसरा जो सेट ऑफ होगा इसका IGST से, यानी इसका इनपुट CGST का सेट ऑफ SGST में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बात बोली थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक इनपुट का सेट ऑफ मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। इनपुट SGST अगर सेट ऑफ करना है इनपुट SGST को, तो उसको पहले तो SGST उसके खुद के बैलेंस से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा आउटपुट, फिर आउटपुट IGST से सेट ऑफ मिलेगा। इसको याद कैसे रखना है? याद रखने का सिंपल सा एक तरीका है कि IGST तीनों को सेट ऑफ देता है, CGST खुद को देता है और IGST, और SGST खुद को देता है और IGST। मतलब जो जिसको सेट ऑफ देता है वो उसी को सेट ऑफ देता है। IGST खुद को सेट ऑफ देता है तो खुद से सेट ऑफ लेता भी है। IGST CGST को भी सेट ऑफ देता है तो CGST से ले भी सकता है। IGST SGST को सेट ऑफ देता है तो SGST से ले भी सकता है। CGST क्या SGST को सेट ऑफ देता है? नहीं, इसलिए उससे लेता भी नहीं है। SGST CGST से सेट ऑफ लेता है क्या? नहीं, तो उसको देता भी नहीं है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जो ये सेंटर के पास सीधा सीधा पैसा जाता है उसमें से क्या स्टेट को कुछ मिलता है? नहीं, तो स्टेट भी सेंटर को कुछ नहीं देता। ठीक है, जो IGST वाला पोर्शन है सेंटर के पास ये भी जाता है, लेकिन क्या इसमें से स्टेट को मिलता है? हाँ। क्या स्टेट इसमें से अपने में से इसको देगा सेट ऑफ? हाँ। ठीक है ना, सिंपल सा एक तरीका ये है। अब फाइनली देख लेते हैं जर्नल एंट्री। ये हमने समझ लिया है पूरा जो GST का कॉन्सेप्ट है। 11th 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए इतना GST काफ़ी है। ठीक है, एंट्री सीखने के लिए। अब फर्दर GST बहुत बड़ा टॉपिक है, टू बी डिस्कस, पूरा एक एक्ट है जो कि पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। फ़िलहाल एंट्री के लिए इतना चीज़ काफ़ी। फाइनली जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं हम। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करी है तो जनरल एंट्री क्या होगी? अगर हम जनरली परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब परचेज के साथ टैक्स अलग से लिखना पड़े GST, तो कैसे लिखेंगे? परचेज या फिर एसेट या फिर सर्विस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट करो, या एसेट खरीदिए तो एसेट अकाउंट डेबिट करो, या सर्विसेज एक्सपेंस। मतलब मैंने बताया था GST सिर्फ गुड्स पे ही नहीं सर्विसेज पे लगता है। तो सर्विसेज मान लो हमने रिपेयर्स का खर्चा दिया है, किसी को रिपेयर्स करवाया कुछ, तो रिपेयर एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, तो सिंपल सा लेते हैं पहले परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटर स्टेट परचेज है, मतलब दो स्टेट के बीच में परचेज है, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट हमने वो पे किया है। ठीक है, तो टोटल कितना पे किया? टू कैश। समझ आ गया? सिंपल है। बीइंग इंटर स्टेट एसेट गुड और सर्विसेज परचेज एंड IGST पेड। ये क्या हो गया हमारा? इनपुट IGST, क्योंकि हमने परचेज करते समय पे किया। अगला देखते हैं इंट्रा स्टेट या विद इन स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तब क्या होगा? तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। विद इन स्टेट हुआ है तो ये दो टैक्स लगते हैं 50-50, यानी अगर 18% होगा तो 9% इस पे जो ये परचेज है वैल्यू उसका 9% CGST रहेगा, 9% SGST रहेगा। अगर टोटल जो है GST एप्लीकेबल है मान लीजिए 20%, तो 10% ये रहेगा, 10% ये रहेगा। हम यहाँ लिख देंगे टू कैश बैंक। सिंपल है। इसमें नरेशन लिखना भूल गया, इसको आप नरेशन यूँ लिख लीजिएगा, बीइंग इंटर स्टेट परचेज मेड एंड CGST एंड SGST पेड। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी तो क्या होगा? इंटर स्टेट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जब जनरली सेल होता है तो हम क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर क्रेडिट में होती है तो। सिमिलरली यहाँ पे क्रेडिट भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? अगर परचेज करें तो क्रेडिटर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी डेटर भी आ सकता है। तो सेल कर रहे हैं तो हमने लिया सिंपली कैश या बैंक अकाउंट डेबिट,
टू सेल, सिंपली करते थे। लेकिन अब सेल में जीएसटी अलग से है, तो सेल की वैल्यू पे जीएसटी जितना परसेंट लगता है वो हम दिखा देंगे। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट है तो दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला भी करा है। इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, सेल, तो क्या होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल हो रही है इसलिए आउटपुट, ठीक है ना। तो ये था हमारा 4 एंट्रीज हमने देख ली जिसमें हम परचेज और सेल की एंट्री करना सीख गए। अब देख लेते हैं सेट ऑफ एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट। सेट ऑफ कैसे होगा एंट्री में, अभी तक तो हमने माइनस कर करके सीख लिया, लेकिन एंट्री में कैसे सेट ऑफ होगा। अगर हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी पड़ा है, ठीक है, पहले तो कोशिश ये करिए जो इनपुट ज़्यादा वैरायटी में उनको सेट ऑफ नहीं मिल सकता, उनको सबसे पहले अपने ही उससे सेट ऑफ करने की कोशिश करिए। जैसे कि इनपुट सीजीएसटी अपने से होता है, आईजीएसटी से होता है, इससे नहीं हो पाता, तो इसको पहले सेट ऑफ करिए, फिर इसको करिए, उसके बाद आईजीएसटी का इनपुट, क्योंकि आईजीएसटी का इनपुट तो आपका ऑलवेज कहीं ना कहीं लगी जाएगा, इसलिए इसको लास्ट में देखिए, ठीक है ना। तो हम पहले आउटपुट सीजीएसटी अगर हमारे पास है, ठीक है, जो कलेक्ट हुआ है उसको डेबिट कर देंगे। मान लो आउटपुट सीजीएसटी हमने ये कलेक्ट किया है तो उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि अब सेट ऑफ करना है ना, तो उल्टा हमने करना पड़ेगा। टू इनपुट सीजीएसटी अगर है, वरना टू इनपुट आईजीएसटी। दो जगह सेट ऑफ होता है ये, एक तो इसको इनपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ मिल जाता है और इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ दोनों का मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। बाकी जो बचा है वो हम क्या कर देंगे, टू सीजीएसटी पेबल, मतलब अगर मान लीजिए 100 है और ये 20 है, ये 30 है, तो बाकी बचा हुआ 50 हमें जीएसटी तो अभी भी पे करना ही है। मान लीजिए हमने सेल ज़्यादा वैल्यू की कर दी है, लेकिन परचेज जो है थी हमने कम वैल्यू पे करी, तो ऑब्वियसली हमारे पास आउटपुट ज़्यादा रहेगा, इसीलिए कुछ ना कुछ पेबल रहता है, तो हमने उसे यहाँ लिख देना। सेट ऑफ हो गया, ठीक है ना। फिर एसजीएसटी का सेट ऑफ देखेंगे हम, ठीक है ना। आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी टू एसजीएसटी पेबल, जो बैलेंस बचा, ठीक है ना, क्योंकि इसको 2 में ही सेट ऑफ मिलता है। इनपुट आउटपुट एसजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ मिलता है और इनपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ मिलता है, तो हमने वो सेट ऑफ कर दिया, जितना बचा उसका बैलेंस पेबल हो गया, ठीक है, बीइंग एसजीएसटी सेट ऑफ, ठीक। लास्ट देखते हैं, आउटपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ हमें तीनों में मिलता है, तो पहले तो उसके खुद के ही बैलेंस से करेंगे, टू इनपुट आईजीएसटी, फिर टू इनपुट सीजीएसटी, फिर टू इनपुट एसजीएसटी। सेट ऑफ हो गए, माइनस हो गया, इसमें से इतना माइनस, इतना माइनस, इतना माइनस, अब जो बचा है वो हम पे करेंगे, वो पेबल रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 पेबल अकाउंट आ गए, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो पेमेंट की एंट्री कैसे होगी, सीजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, अब इनको डेबिट कर देंगे, एसजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो ये थी इसकी सिंपल सी एंट्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है। अब हमने पिछले लेक्चर में जो थर्ड पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है ना, टोटल 4 पार्ट्स हैं इसके। थर्ड पार्ट जो था उसमें हमने सब्सिडरी बुक्स को एक इंट्रोडक्शन की तरह देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने थर्ड पार्ट जो था उसमें हमने देखा था सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है ना, सब्सिडरी बुक्स का। हमने खाली ऊपर ही ऊपर से देखा था कि सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं। सिंपल कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, पेटी कैश बुक होती है। उसके बाद क्रेडिट सेल होती है, तो सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारी सब्सिडरी बुक्स हमें बनानी पड़ती हैं। इसके साथ 2 और बुक हैं जो मैंने आगे कवर करी है, जो मैं इसमें मैंने नहीं लिखा था, ठीक है ना। फ़िलहाल इस जो पार्ट है, इस पार्ट में हम सिर्फ यही कुछ 4-5 बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं, यही कवर करेंगे। 5 तो ये हो गई और 2 और एक्स्ट्रा हैं, वो हम कवर करेंगे। सिंपल है। इसके लिए मैं एक अलग से एक चैप्टर या रेजिडुअल बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा अच्छे मार्क्स के लिए पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना। तो इसके लिए पूरा एक अलग वो रहेगा जिसमें हम क्वेश्चंस वगैरह डीपली देखेंगे। इसमें तो आपको ऐसे ही देख के समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सब्सिडरी बुक्स, सेल बुक पहले देख लेते हैं, जिसमें रिकॉर्ड होती है सिर्फ क्रेडिट सेल, ठीक है। फॉर्मेट देख लेते हैं विद एग्जांपल। मान लीजिए बुक्स ऑफ MS ABC ट्रेडर्स है, मैसर्स ABC सेल बुक है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी। फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, अमाउंट। ध्यान रखना,
ये लगभग सब जगह सेम ही रहेगा। डेट होगी ऑब्वियसली क्योंकि रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर होंगे किससे लिया है, कितना लिया है। इनवॉइस नंबर होगा जो हमने उसे इनवॉइस दिया होगा सेल करते समय। लेजर फोलियो, ये एंट्री अगर हमें लेजर में ढूंढनी है तो, ठीक है ना। डिटेल्स, इस चीज़ की डिटेल और अमाउंट टोटल कितना दिया है देख लेते हैं। सितंबर 1 को हमने अमित ट्रेडर को 20 पॉकेट रेडियो दिए एट 70 रुपीज़ ईच, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया 70 इंटू 20 1400, टोटल 1400 के तो पॉकेट रेडियो हमने उसे दिए, लिख दिया। 2 टीवी सेट्स दिए 6 इंच के एट 8000 इंच, तो ये हो गया 16,000, तो 16,000 ये हो गया। तो अमित ट्रेडर से हमने कितना टोटल सेल किया 1400 प्लस 16,000 यानी 17,400 का सेल उसे किया है। तो ये हमने इस तरीके से इसमें बुक में रिकॉर्ड किया है। एक और देख लेते हैं। सितंबर 10 को अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 5 टीवी सेट 20 इंच के दिए थे 20,000 ईच के, जो कि 5 इंटू 20,000 ये हो गया 1 लाख। और 2 टीवी सेट 14 इंच के दिए थे एट 14,000 ईच, यानी जो कि हो गया 2 इंटू 14 28,000, यानी टोटल हमने उससे सेल करी थी 1,28,000 की। और जो टोटल और सेल अकाउंट का टोटल आ गया वो आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1,45,400। कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल सा है ये एकदम, ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। अगर आप इसको इग्नोर भी करते हैं फॉर द एग्जाम पर्पस के लिए या फिर सिलेबस पर्पस के लिए, इतना बड़ा मैटर नहीं करता, बट ये रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा LF, ठीक है ना। डिटेल्स और अमाउंट, डिटेल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसका ब्रेकडाउन लिखते हैं, जो टोटल अमाउंट है जितने की सेल हुई उसका ब्रेकडाउन लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये था सेल बुक। परचेज बुक देख लेते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से है परचेज बुक, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड होती है सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। फॉर्मेट विद एग्जांपल देख लेते हैं। बुक ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स परचेज बुक, ये लिखना थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में। जब ट्रेड फर्म का नाम आता है तो उसको लिख देना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, मैं आगे बताऊँगा कैसे लिखना है। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, LF, डिटेल, अमाउंट, वही चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, पर्टिकुलर में क्या चीज़ें होती हैं जिसकी अमाउंट, अगर ये सेल बुक है यानी यहाँ पे डेटर के नाम होंगे। ये अमित ट्रेडर हमारा डेटर है जिससे हमें पैसे लेने हैं। अरुण इलेक्ट्रॉनिक हमारा डेटर है जिससे हमें पैसे लेने हैं। अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेटर को डेबिट करते हैं, एसेट होता है डेटर, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए पर्टिकुलर, अमाउंट टू बी क्रेडिटर, यानी ये क्रेडिटर होते हैं जिससे हमने सामान लिया है, परचेज बुक कर रहे हैं तो सामान हमने उधारी पे लिया होगा, ये क्रेडिटर है हमारे। जुलाई 1 का देख लेते हैं। राहुल ट्रेडर 40 रजिस्टर एट 60 ईच, हमने उससे 40 रजिस्टर लिए हैं, 60 का एक रजिस्टर उसने लगाया, तो ये हो गया 40 इंटू 60 हमारा 2400 रुपीज़। 80 जेल पेन लिए हैं एट 15 ईच, तो कितने हो गए 80 इंटू 15 1200। 50 नोटबुक लिए एट 20 ईच, तो 50 इंटू 20 1000, तो टोटल अमाउंट जो बनता है 4600। लेकिन उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 10% का। ट्रेड डिस्काउंट मतलब उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें वो सबको, जितने भी उसके कस्टमर हैं उनको क्या करता है 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। तो वो ट्रेड डिस्काउंट उसने दिया है 10%, यानी 4600 का 10%, 460 का उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है, जो कि अमाउंट अब टोटल हमें उसे देनी है 4140। तो परचेज अकाउंट का टोटल इतना आ गया। अच्छा, परचेज अकाउंट को मतलब कुछ फ़र्क नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट आपको हर किसी क्वेश्चन में मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सप्लायर हमें ट्रेड डिस्काउंट दे, वो तो इसने दे दिया तो मैंने एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको दिखा दिया, वरना जनरली हम इसी तरीके से परचेज़ की भी एंट्री करते हैं जिस तरीके से सेल की एंट्री होती है। चलिए आगे देखते हैं। सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक क्या होती है? गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यू टू डिफेक्टिवनेस और अदर इशू। जब भी हम सेल करते हैं कभी कभी क्या होता है, कस्टमर हमें गुड्स वापस कर देता है क्योंकि डिफेक्ट होता है गुड में या कोई और इशू होते हैं। तो इस तरीके से देखो नाम लिखा जाता है किसी भी, अगर क्वेश्चन में फर्म का नाम आता है तो बुक ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर सेल रिटर्न बुक, बुक का नाम लिख दिया, कौन सी बुक है। इसमें भी वही है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है यहाँ पे जो है क्रेडिट नोट। हमने आपको मैंने बताया था सेल रिटर्न होती है तो क्रेडिट नोट होता है और परचेज रिटर्न होती है तो डेबिट नोट इशू होता है, ठीक है ना। तो डेट, क्रेडिट नोट नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, लेजर फॉलियो, अमाउंट, ठीक है। नेम ऑफ द कस्टमर जिससे हमें सेल वापस आया है। अच्छा, जब हम सेल करते हैं तो अकाउंट टू बी डेबिटेड होता है क्योंकि हमारा डेटर बढ़ रहा होता है, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कस्टमर कम हो रहा है तो हम अकाउंट टू बी क्रेडिटेड करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक। 2020 की बात है, नवंबर 4 को हमने क्रेडिट नोट नंबर 301 में इशू किया था इसे मेसर्स गुप्ता ट्रेडर को, जिसने हमें वापस किए हैं 1200 की गुड्स,
ठीक है ना। फिर नवंबर 10 को 302 का क्रेडिट नोट नंबर है, मैसर्स हैरिस ट्रेडर जिसने हमें वापस किए हैं 800 के गुड एंड सो ऑन, और उन सबका टोटल ये रहा 4500। ठीक है ना, सिंपल है। वैसे ही परचेज रिटर्न बुक होती है, बस उसमें क्रेडिट नोट की जगह डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। गुड परचेज आर रिटर्न टू सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिवनेस, हम भी सप्लायर को क्या करते हैं, गुड्स रिटर्न कर देते हैं जब उसमें डिफेक्ट होते हैं या फिर कोई और इशू होता है। तो बुक ऑफ मैसर्स ABC ट्रेडर, परचेज रिटर्न बुक, डेट, डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी थी, अकाउंट टू बी डेबिटेड। जब हम परचेज करते हैं उधारी में या क्रेडिट में, तो हम क्या करते हैं, सप्लायर को क्रेडिट करते हैं, तो हम उसको अब सामान बेच रहे हैं, तो अब क्रेडिटर कम हो रहा है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, जब लायबिलिटी कम होती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट। ठीक है ना, लेजर फोलियो डिटेल अमाउंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे नवंबर 12 की ये एंट्री है, 203 डेबिट नोट नंबर है। मैसर्स KTM ट्रेडर, लिस्ट प्राइस है 2000, लेस करके ट्रेड डिस्काउंट 200 का, तो हमें उसने 1800 का गुड हमने उससे लिया था, जिसका ब्रेकअप था कि हमने 2000 का MRP था उसका, और उसने हमें 200 रुपये का डिस्काउंट दिया था। तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों पूरा लिखना पड़ेगा, परचेज करते समय हम ट्रेड डिस्काउंट नोट करते हैं, बट सेल करते समय कभी भी ट्रेड डिस्काउंट नोट नहीं होता है, इसलिए सेल रिटर्न बुक में भी ट्रेड डिस्काउंट नाम की चीज़ नहीं आएगी, और सेल बुक में भी ट्रेड डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट नोट होता है सेल में भी, परचेज में भी, तो इसीलिए कैश डिस्काउंट दोनों में आएगा। अगर क्वेश्चन में आता है तो कैश डिस्काउंट भी सिमिलर होगा, बस नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो उसको आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे, बस आपको नाम चेंज करना है, लेस कैश डिस्काउंट। ट्रेड के साथ कैश लगता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो है ही है, साथ ही साथ कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन सेल में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं दिखाते हैं, ना ही सेल रिटर्न बुक में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट की एंट्री चारों बुक में दिखाते हैं। ठीक है ना, लेस ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद सिंपल वाली एंट्री अगर हम देखें तो वो ऐसे ही होती है जैसे सेल की होती है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ना ही कैश डिस्काउंट है। फिर उसके बाद टोटल इस बुक का दिया हुआ है। आगे बढ़ते बिल रिसीवेबल समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि फिर हमें बिल पेबल और बिल रिसीवेबल बुक भी करनी है। बिल रिसीवेबल और पेबल बुक भी देखनी है। When a business sell goods to customer, they might also draw up bill of exchange on the customer. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली मान लीजिए कोई हमें पैसा ना दे करके, कैश ना दे करके, या तो वो हमें चेक दे दे, वो भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, या फिर वो हमें प्रॉमिसरी नोट दे दे, या फिर वो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज ही दे दे। बिल ऑफ एक्सचेंज भी खुद में एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा चैप्टर है, 8 चैप्टर है शायद 11th क्लास का अकाउंट्स का, तो इसको हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यूँ समझ लीजिए ये एक तरीके से कैश का सब्स्टिट्यूट है मार्केट में जो यूज़ होता है। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का प्रॉमिसिंग डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, उसमें प्रॉमिस किया जाता है जो कि मार्केट में हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस तरीके का आप इसे समझ लीजिए। ठीक है ना, व्हेन अ बिजनेस सेल्स गुड टू कस्टमर दे माइट ऑल्सो ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द कस्टमर। ठीक है, जब वो सेल करते हैं तो जब कस्टमर कैश नहीं देता तो क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देते हैं कस्टमर के ऊपर। ठीक है ना, बाय एक्सेप्टिंग दैट बिल ऑफ एक्सचेंज द कस्टमर इफेक्टिवली अग्रीज टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अ स्पेसिफिक डेट। अगर कस्टमर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अग्री करता है, सिग्नेचर कर देता है कि हाँ मैं ये अमाउंट इतने दिन बाद पे करूँगा, तो वो इफ़ेक्टिवली अग्री करता है अगर वो साइन कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डेट in the form of a transferable document which the business can either hold, discount or negotiate। बोला है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का पर्पस ये होता है कि पहली बात तो वो प्रूफ होता है। ठीक है, पर्पस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रूफ ऑफ डेट, कि हमने किसी को उधारी में सामान दिया उसका प्रूफ होता है, और ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट भी होता है ये, जिसको बिजनेसमैन क्या कर सकता है, या तो होल्ड कर सकता है टिल द ड्यू डेट, या डिस्काउंट करा सकता है विद द बैंक, या नेगोशिएट जिसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं वो कर सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरे लोगों को पेमेंट करने के लिए। होल्ड करना मतलब
मतलब अगर 2 महीने बाद का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है तो 2 महीने बाद तक वो अपने पास उस बिल ऑफ एक्सचेंज को रख सकता है और 2 महीने बाद क्लेम कर सकता है उससे पैसा, उसके पास जाके उसे बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा करके उससे पैसा ले सकता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास है, या तो वो बैंक को दे दे, बैंक से कहे मान लीजिए 1000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज है और बैंक को वो दे देगा और बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट करके उसे बिल ऑफ कुछ रुपए दे देगा तुरंत, क्योंकि बैंक क्या करेगा, उसे 2 महीने तक वेट करेगा और फिर उस बंदे से जाके लेगा जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है। ठीक है ना। सपोज़ 1000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं बैंक में लेके गया और बैंक वाला मुझे कितने देगा, सपोज़ मान लीजिए उसने 100 रुपीज़ का डिस्काउंटिंग चार्जेस काट किया और मुझे 900 रुपीज़ तुरंत दे दिए। अब वो 2 महीने तक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास होल्ड करेगा बैंक, और 2 महीने बाद जिस कस्टमर पे मैंने ड्रॉ किया था उसके पास जाएगा, उससे पूरे 1000 ले लेगा। तो उसने, बैंक ने कितने कमाए, 100 रुपीज़। मैंने कितना लूज़ किया, 100 रुपीज़। ठीक है ना। जो मैंने लूज़ किया वही बैंक ने कमाया। तो बैंक ने किस बात का पैसा कमाया, टाइम वैल्यू का। उसने इतने दिनों तक होल्ड करके रखा, अपना पैसा ब्लॉक करके रखा, उस चीज़ का उसने पैसा 100 रुपीज़ कमाया। तो डिस्काउंट करवा सकता हूँ विद द बैंक अगर मुझे बहुत अर्जेंसी है तो, या फिर नेगोशिएट कर सकता हूँ। नेगोशिएट मतलब होता है ट्रांसफ़र। ठीक है ना। या फिर मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ फॉर माई पेमेंट्स। मुझे किसी का पैसा देना है तो मैं क्या करूँगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी को दे दूँगा। सपोज़ मेरे पास एक कस्टमर आया, वो मुझे पैसे नहीं दे पाए, मैंने उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया 1000 रुपये का। अब मैंने भी कहीं से सामान लेना है, मेरे पे कैश नहीं है, लेकिन मेरे पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपना सप्लायर है, क्रेडिटर है, उसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूँगा और वो ड्यू डेट के समय उससे वो पैसा ले लेगा। ठीक है ना। तो नेगोशिएटर ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ठीक है। तो ये था बिल रिसीवेबल। ठीक है। जब ये सेलर के पास आता है, मतलब मैं सेलर हूँ सपोज़, और मेरे पास मैंने ड्रॉ किया किसी के ऊपर और वो मुझे पैसा देगा, तो मेरे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल, क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलने वाला है। अगर यही चीज़ कस्टमर अपनी नज़र से देखे तो उसके लिए वो क्या होता है, लायबिलिटी होती है, उसके लिए वो बिल पेबल हो जाता है। ठीक है। द बिल रिसीवेबल फॉर सेलर इज़ अ बिल पेबल फॉर कस्टमर। जो बिल रिसीवेबल है सेलर के लिए, वही चीज़ बिल पेबल है कस्टमर के लिए। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर के लिए वो चीज़ बिल रिसीवेबल है और इसके लिए कस्टमर के लिए वो एक लायबिलिटी है, यानी बिल पेबल है। सेम चीज़। ठीक है ना। बुक कैसी होती है इसकी, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक। इसमें एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। डेट, यहाँ पे डेट लिख देंगे। रिसीव्ड फ्रॉम, बिल रिसीवेबल हमें किस पार्टी से मिला, उस पार्टी का नाम आ जाएगा, उस फर्म का नाम आ जाएगा। कितने टर्म के लिए, मतलब ड्यूरेशन क्या है उस बिल का, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कितने ड्यूरेशन के लिए बिल है, वो अमाउंट आ जाएगी। ड्यू डेट कब पड़ी है, तो ड्यू डेट भी यहाँ पे लिख देंगे हम, हमें बिल कब कलेक्ट करना है। सपोज़ अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 1 जनवरी को हमने बिल ड्रॉ किया, 2 महीने का बिल है, तो हम उसे कब कलेक्ट कर सकते हैं कायदे से, 1 जनवरी पूरा और 1 फरवरी पूरा। ठीक है ना। जनवरी पूरा और फरवरी पूरा, यानी 1 मार्च को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें उसे 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी देना पड़ता है। ठीक है। यानी हम उसे कब कलेक्ट कर पाएंगे, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, और 1 मार्च प्लस 3 दिन, यानी 4 मार्च को हम उससे वो पैसा ले सकते हैं। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 4 मार्च। तो डेट किससे रिसीव हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद क्या टर्म है उसका, कितना वैलिडिटी कितनी उस बिल ऑफ एक्सचेंज की, ड्यू डेट क्या है, लेजर फोलियो, लेजर में कहाँ पे उसकी एंट्री है, और अमाउंट कितने अमाउंट का है। सिमिलरली बिल्स पेबल बुक में भी होता है। ठीक है ना। कि डेट क्या है, हमने किसको बिल पेबल किसका एक्सेप्ट किया है, मतलब हमारे ऊपर किसने ड्रॉ किया है, कितना टर्म का है, ड्यू डेट क्या पड़ रही है, और लेजर फोलियो में कहाँ एंट्री है, और कितना अमाउंट का हमें पे करना है। ये है कितना रिसीव होना है, ये कितना पे करना है। तो सिंपल है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं एक लास्ट चीज़। ठीक है। इस पूरे लेक्चर की लास्ट चीज़, जर्नल प्रॉपर क्या होता है। हमने सारी बुक डिस्कस कर ली, हमने सेल बुक डिस्कस कर ली, परचेज बुक डिस्कस कर ली, परचेज रिटर्न बुक डिस्कस कर ली, सेल रिटर्न बुक डिस्कस कर ली, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक दोनों देख लिए हैं, जो कि मैंने उसको शायद लिखवाया नहीं था। अब एक लास्ट बुक बची है, जर्नल प्रॉपर। जो एंट्रीज़ कहीं नहीं आती ना, वो जर्नल प्रॉपर में आती है। कैश रिलेटेड एंट्रीज़ कहाँ जाती है, कैश बुक में। ठीक है ना। सेल रिलेटेड, क्रेडिट सेल रिलेटेड एंट्री कहाँ जाती है, सेल बुक में। क्रेडिट परचेज रिलेटेड, परचेज बुक में। और
अगर सेल रिटर्न हुआ है तो सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न हुआ है तो परचेज रिटर्न बुक, ठीक है ना। बिल रिसीव हुआ है तो बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल है तो बिल पेबल बुक, ठीक है। लेकिन जनरल प्रॉपर में वो चीज़ आती हैं जो इन सब में कहीं पे नहीं आ पाती। इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, ठीक है। किस चीज़ का क्रेडिट परचेज एंड सेल? परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स। अगर हम फिक्स असेट्स की बात करें, ठीक है ना, तो हमने कोई मशीनरी खरीदी उधारी में तो उसका, अगर लेकिन कैश में खरीदी है तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में, ठीक है। डेप्रीशिएशन, उस एसेट पे डेप्रीशिएशन भी लगेगा, उसकी एंट्रीज कहाँ जाएंगी? जनरल प्रॉपर में। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनकी एंट्री कहाँ जाएंगी? जनरल प्रॉपर, क्योंकि इसके लिए तो कोई बुक है ही नहीं। अक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम, उनकी एंट्री कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री जो हमने पहले देखी भी थी, उनकी एंट्री कहाँ होगी? जनरल प्रॉपर बुक में। एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, इनकी जो एंट्रीज होंगी वो कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर बुक में। हमने लगभग सारी एंट्रीज देखी हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ सेल, क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट की भी एंट्री देख ली है पहले। डेप्रीशिएशन की भी एंट्री हमने देख ली है। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी एंट्री देख ली है। अक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम की भी एंट्री देख ली है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री भी देख ली है। बस हमने एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं देखी है, जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये था जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, जो सिंपल जर्नल एंट्री होती है ना, वही फॉर्मेट होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, बस इतना ही होता है। और उसमें हम पर्टिकुलर में वही लिखते हैं, कैश, वो सपोज़ कीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ठीक है, तो लेजर फोलियो अमाउंट लिख देते हैं, सिंपली जैसे जनरल एंट्री करते हैं वही करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर और ये यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। पूरा हमने चैप्टर 3 अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन देख लिया। इसमें जो एक कैश बुक वाला पोर्शन है, इसके लिए पूरा एक अलग मुझे लेक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लंबा रहेगा, जिसमें हमें पूरा एक एग्जाम्पल के साथ और क्वेश्चन के साथ हम पूरा देखेंगे, जिसमें मैं फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समझ आ जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ like the video and subscribe the channel if you found it very helpful, and have a good day.